दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम। करीब 20 सालों के बाद भारत ने पोर्ट सेक्टर में ईरान के साथ अब तक का सबसे बड़ा समझौता किया है। यह पहली बार है जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है, जिससे भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने 2024-25 यानी जो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। यह समझौता केवल कारोबारी समझौता नहीं है, ये बदलते भारत की आत्मविश्वास से भरे नए भारत की नई पहचान है। ये नया भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता, जो किसी दूसरे देश के गैर जरूरी दबाव में नहीं आता और फैसले अपने सार्वभौमिक हितों को ध्यान में रखकर मजबूती से लेता है। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के प्रबंधन का लंबी अवधि का समझौता हुआ है। ये एक ऐसा समझौता है जो भारत को पूरे मध्य एशिया के साथ जोड़ता है। भारत को अजरबैजान, अफगानिस्तान और आगे जाकर के अपने पुराने दोस्त रूस के साथ जोड़ता है। मध्य एशिया के इस क्षेत्र में तेल, गैस, गोल्ड, यूरेनियम का भंडार है जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समझौते के बाद जो भू राजनीतिक रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और भारत के आसपास की जो भू राजनीतिक इकोसिस्टम है उसके लिए इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुलशन सचदेवा, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी वक्त निकालने के लिए। और एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जो कि पूर्व राजनयिक हैं और पूर्व सचिव रह चुके हैं आर्थिक मामलों के। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं, मैं आप सभी लोगों को जो विदेश मंत्री ने दो टूक जवाब दिया है उस पर ले जाना चाहता हूं। भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर के ईरान के साथ जो समझौता किया है, यह समझौता चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया गया है। यह इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ है। चाबहार ईरान का एक ऐसा बंदरगाह है जिसे विकसित किया जा रहा है। इसके लिए भारत ने ईरान के साथ 10 सालों का समझौता किया है। समझौते के तहत भारत ईरान को $250 मिलियन का कर्ज देगा। यह कर्ज ओमान की खाड़ी में बन रहे इस बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए होगा। वैसे इस बंदरगाह को लेकर के भारत पहले भी ईरान के साथ काम करता रहा है, लेकिन यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने ईरान के लिए प्रतिबंध की चेतावनी जारी की थी। अमेरिका ने भारत को भी प्रतिबंधों के संभावित जोखिम की चेतावनी दी है। हालांकि इस चेतावनी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को भी दो टूक जवाब दिया है। There were various problems in the Iranian end, who was our partner, JV. It's a JV. Huh? So, joint venture, the partner changed, conditions changed. So, finally, we were able to sort this out, and we were able to actually get the long-term agreement done. And the long-term agreement is necessary because without it, you cannot really improve the port operations, and the port operations we believe will benefit the entire region. So I did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even US's own attitude to Chabahar in the past, the US has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So we will work at it. तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो कि सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU से जुड़े हैं, और एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व राजनयिक हैं और पूर्व सचिव रह चुके हैं आर्थिक मामलों के। एम्बेसडर चक्रवर्ती, मैं आप ही के साथ शुरुआत करता हूं। ये जो पूरा समझौता हुआ है, एक तो इसमें इतना वक्त क्यों लगा, और आज जो टाइमिंग है इस समझौते की MOU को लेकर के, उसके बारे में आपकी राय क्या है? उसके बाद में सर फिर डिटेल्स पे जो प्रभाव है उसके बारे में आपसे रिएक्शन लूंगा। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ईयर टू ईयर था,
वो जो हमारी जो कंपनी है जो इसको चला रही थी, एक पियर जो है वो जो चाबहार, उधर चाइना का भी कोशिश रहा है कि वो भी इसमें भागीदारी रखे, और रखा भी है उन्होंने। तो दोनों तरफ से चाइना और भारत का एक थोड़ा कंपटीशन भी चल रहा था, और ईरान उसका फायदा उठाना चाहता था। वो एक तरफ नहीं झुकना चाहता है सिर्फ चाइना, वो और इंडिया के साथ उनके जो संबंध है वो भी सुधारना चाहते थे। उनको सैंक्शंस से जो सैंक्शंस की जो जंजीरें हैं उनसे भी उनको निकलना है। एक चीज मैं बता दूं कि चाबहार सैंक्शन से बाहर है, अमेरिका ने उसको एग्जेम्पशन दे रखा जी पहले भी दिया। और चाबहार का एक महत्व ये है कि वो एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का जो सिलसिला है वो उसमें बहुत एक अहम रोल है। चाबहार का एक और जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से बाहर है, और वो ओपन सी की तरफ वो मतलब देखता है, जैसे ग्वादर है पाकिस्तान। तो इनमें, और वो बहुत पास है चाबहार और ग्वादर। और बाकी तो रही पाकिस्तान की बात, जो जिसकी वजह से एक तरह से हम लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया है चाबहार, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ट्रेड रोक देता है तो अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया, तो पाकिस्तान इज अ रोड ब्लॉक, तो उसको बाईपास करने के लिए भी चाबहार की जरूरत पड़ी थी। और इसीलिए भारत ने उस पर अपने स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए वहां पे निवेश किया। गुलशन जी, ये बार बार ये जो कन्फ्यूजन है, या अभी एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि ये जो पूरा का पूरा समझौता है वो अमेरिकी प्रतिबंधों से बाहर है, फिर अमेरिका की तरफ से ऐसा संकेत क्यों दिया गया कि हम इसको लेकर के सजग हैं, इस समझौते पर हम निगाह रख रहे हैं, जो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको इसके जोखिम से सावधान रहना चाहिए, सैंक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो राजदूत है अमेरिका के भारत में, उन्होंने कहा कि शायद इस तरह की कोई संभावना नहीं। स्थिति क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करें प्लीज। उसमें ऐसा है, जैसे आपने बताया कि बातचीत हमारी 2003 से चल रही है, 2013 में भी आगे बातचीत बढ़ी, लेकिन 2016 से हमने वहाँ पे प्रबंधन उसका अपने हाथ में कुछ लिया। लेकिन उस टाइम ये था कि 2016 में परिस्थितियाँ बदल रही थी, ईरान का न्यूक्लियर डील हो चुका था, और उम्मीद थी कि सैंक्शंस जो हैं वो ईरान के ऊपर से हट जाएंगे। तो हमने भी वहाँ पे जाके अपना वहाँ पे सोचा कि अब माहौल बदल रहा है, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ये जो बंदरगाह है, तो हमने वहाँ पे अपना निवेश करना शुरू किया। अब उसके बाद ये हुआ कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उन्होंने जो ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता किया था उससे वो बाहर निकल गए और सैंक्शंस को दोबारा लगा दिया। लेकिन उस टाइम ये भी था कि हम भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक्टिव थे अपने रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को लेके, और अमेरिकन्स तो अफ़गानिस्तान में थे ही, और अफ़गानिस्तान की सरकार जो थी वो अमेरिका के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही थी। तो उस टाइम अफ़गानिस्तान की तरफ से भी प्रेशर था, हमारी तरफ से भी था, और अमेरिका का अपना भी उसके अंदर जो है उसमें उनका हित था। तो उन्होंने कहा वैसे हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस तो लगाए हैं, लेकिन जो ये वाली बंदरगाह है उसमें जो भारत अगर निवेश कर रहा है तो उसको अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जो रिकंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, या अफ़गानिस्तान का जो पूरा ट्रेड है उनको कोई वहाँ से अपना निर्यात करना है, आयात करना है, उसके लिए उनको छूट रहेगी। अच्छा, तो उस समय एक मोटे तौर से ये कहा गया था, लेकिन हमारे लिए उसकी जो महत्ता है, जैसे एम्बेसडर साहब भी बता रहे थे, वो सिर्फ महत्ता अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो है ही है जी जी, लेकिन उसके बाद सेंट्रल एशिया के साथ भी है। लेकिन हमारा एक मंशा ये भी है कि हम उसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ जोड़ें, और वो हमारा जो बहुत पुराना 2000 से बातचीत चल रही है कि भारत से रूस तक जाएं, ईरान से होके, चाहे कैस्पियन से होके जाएं, चाहे अजरबैजान से होके जाएं, और वहां से यूरोप के देशों के साथ जुड़ें। तो ये बात थी पुरानी, लेकिन अब फिर परिस्थितियां बदल गई हैं। अब क्या हो गया है कि सैंक्शंस अब रूस के ऊपर भी लग गए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान से इंटरेस्ट जो है वेस्ट का खत्म हो गया, अमेरिका का बहुत कम हो गया, हमारे रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी वहां पे बहुत कम हो रह गए हैं। अब हो सकता है आगे जाके थोड़े बहुत करें, लेकिन फिलहाल कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमारे नहीं है। तो अभी जो हम कर रहे हैं उसमें
सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, हमको ये भी है कि सेंट्रल एशिया से जोड़ना है और अल्टीमेटली इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भी जोड़ना है। जी। जब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जोड़ते हैं तो हम जो मानते थे कि ईरान से जाके वो अजरबैजान या कैस्पियन से होके रूस जाएगा, फिर रूस से बाकी देशों में जाएगा यूरोप के, वो भी परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि रूस यूरोप से अलग हो रहा है, वहाँ उनके अलग सैंक्शंस हैं। तो अभी एक नया कि भारत का साउथ कॉकेसस में भी हमारा जो है एंगेजमेंट बढ़ा है और आर्मीनिया को भारत हथियार सप्लाई कर रहा है और उसकी कुछ जो है हथियार हमने ईरान के थ्रू आर्मेनिया के द्वारा भी भेजा है। तो आर्मेनिया अब ये भी बता रहा है कि आप हमारे यहाँ से इसको यूज करिए, ईरान से आर्मेनिया, आर्मेनिया से जॉर्जिया, जॉर्जिया से ब्लैक सी होके आप यूरोप पहुंच सकते हैं। तो बहुत सी चीजें बदल गई हैं। हम ये मान के चल रहे थे क्योंकि पहले इसको छूट मिली हुई थी, भले ही वो चाहे अफगानिस्तान की थी, लेकिन मोटे तौर से हम ये मान के चल रहे थे कि पूरी छूट उसको आगे की मिली हुई है। अब क्योंकि जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला नहीं, सैंक्शंस हैं और जो भी इसमें अगर कोई निवेश करता है तो इसके बारे में उसको हम आगाह करते हैं कि वो इसके बारे में सजग रहे कि उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया हो सकती है। जी जी। लेकिन जैसे हमारे विदेश मंत्री ने बोला कि वो एक जो बात है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और इसका एक महत्वपूर्ण इसका रोल है चाबहार पोर्ट का, सिर्फ ईरान के संदर्भ में नहीं, पूरे सेंट्रल एशिया के पूरे पूरे इलाके में इसमें जो चीन का प्रभाव है उसको भी हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है जब हम अमेरिका के साथ भी उनको समझाएंगे, बातचीत होगी तो उससे कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। कोई ऐसी इतनी बड़ी मुद्दे वाली बात नहीं है। जी मिस्टर चक्रवर्ती, समझना चाहेंगे इकोनॉमिक जो नजरिए से, आर्थिक नजरिए से क्या फर्क पड़ेगा? क्या अब लॉन्ग टर्म डील जब भारत ले चुका है तो इन्वेस्टमेंट आएगा? ईरान के साथ हमारे जो संबंध हैं, कारोबारी संबंध, उसमें कमी आई है, क्या वो बेहतर होंगे? अफगानिस्तान में हम बेहतर बाजार ढूंढ पाएंगे? क्या हम नए बाजारों तक पहुंच पाएंगे इस नए बंदरगाह के प्रबंधन के जरिए? उद्देश्य तो वही है कि नए बाजार खुले, हम ज्यादा से ज्यादा सामान भेज सकें, निर्यात हो, आयात हो, यही उद्देश्य है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं जो प्रोफेसर हसदेव ने कहा है कि देखिए, हमने एक और जो कंसेप्चुअली जो हमने सोच रखा है वो आईएमएक जिसे हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, फिर हमने I2U2 का भी एक कंसेप्ट मतलब सोच के रखा हुआ है। ये सारे बेसिकली ट्रेडिंग के को फैसिलिटेट करने के लिए, और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है, वो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो सैंक्शंस यूनिलैटरल हैं अमेरिका के, ये यूनाइटेड नेशंस का कोई सैंक्शन नहीं है। बिल्कुल। और इसलिए इंडिया भी यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन के अलावा नॉर्मली यूनिलैटरल सैंक्शंस को हम नहीं मान्यता दें। पर ठीक है, यूएस के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हमको बताया कि देखिए आप भी ज्वाइन करिए इसमें, तो हमने सैंक्शंस तो खैर नहीं किया, पर हमने जो उनसे ईरान से जो हम तेल खरीदते थे उसमें काफी मतलब कटौती आई है। उसका जो था क्वांटिटी घटा के काफी एक समय था जब वो 0 तक चला गया और ईरान हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे तेल देता था। उसके बाद हमने देखा कि अब तेल हमें चाहिए, हमें तो कहीं से भी मिले तेल हमें लेना है। और आपने देखा यूक्रेन वॉर में भी प्रेशर था कि आप रशिया से तेल मत खरीदे, पर वो हम नहीं, और वो फिर हम खरीदते गए और काफी तेल खरीदा, और फिर वो सैंक्शंस हमने नहीं माने, क्योंकि ये सैंक्शंस किसी इंटरनेशनल रेजीम के अंडर से नहीं है, ये यूनिलैटरल है या नेटो के हैं या जो भी हैं। तो इसीलिए जो बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि ये जो कॉरिडोर है इसको एनर्जाइज करना, क्योंकि चाबहार जो है एक पोर्ट है जिसमें चाइना भी निवेश करना चाहता है, वो भी कुछ मैनेजमेंट वहां करेगा और इधर ट्रेड भी बढ़ेगा ईरान के साथ। अफगानिस्तान को जो हम सामान भेजते हैं वो इधर से जा सकता है, नहीं तो हमको पाकिस्तान से विनती करनी पड़ती है कि हमारे ट्रक जाने दो, पाकिस्तान उसमें उसको रोक लगाता है, फिर कोई और कंडीशंस लगा देता है, क्योंकि वो उसको यूज करता है एज लेवरेज अगेंस्ट अफगानिस्तान ऑल्सो एंड अगेंस्ट इंडिया। तो ये हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड जो है वो जो कॉरिडोर से जाएगा, जिस भी कॉरिडोर से, उसको छूट होनी चाहिए आने जाने।
पर पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, उनका जो माइंडसेट है, वो तो इंडिया जो भी कुछ करेगा उसके वो ठीक विपरीत करना चाहता है। जी जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कॉरिडोर जो है, ये बेसिकली इट इज एन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरिडोर। ठीक है, हम आप इसके जियोपॉलिटिकल एंड अदर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, बट बेसिकली इट इज अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक। जी बिल्कुल। और चाबहार बंदरगाह से केवल 72 किलोमीटर की दूरी पर है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, और चीन और पाकिस्तान, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है और ग्वादर बंदरगाह दोनों के माध्यम से जो चीन एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दोनों का हिस्सा है, उसके जरिए वो मजबूत करना चाहता है चीन अपने आप को। लेकिन दूसरी ओर भारत अब चाबहार के, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने कहा कि INSTC में जो समुद्री मार्ग, रेल संपर्क और सड़क संपर्क इसमें शामिल है, उसमें भारत को अब सीधे रशिया के साथ जोड़ना चाहता है, जिसमें रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और भारत के मुंबई को जोड़ना शामिल है। और 2000 में समझौता होता, बहुत पहले ये चाबहार से होकर के गुजरता है। अगर इस रूट को फॉलो हम करते हैं तो पारगमन समय में 40% की कमी आएगी और परिवहन की जो लागत है वो 60 दिनों से घट करके 30 दिन रह जाएगी। स्वेज नहर की तुलना में अगर माल ढुलाई की लागत करें तो 30% आने की कमी है। जो ये ग्वादर एयरपोर्ट है उसका पूरा इकोसिस्टम समझने के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा वापस लौटते हैं। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच हुआ हालिया दीर्घकालिक समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। 10 वर्षों के लिए हुए इस समझौते से चाबहार में भारत की दीर्घकालिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ साथ अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक भारत के संपर्क को आसान बनाएगी। We see Chabahar as India's commitment towards realizing the potential of the place as a connectivity hub for Afghanistan and for landlocked Central Asian countries. You know that this port is being operated by India Ports Global Limited since 2018. And through the port, we've been able to supply provide a lot of humanitarian assistance to Afghanistan. In the past, since 2018, we've supplied 85,000 metric tons of wheat, 200 metric tons of pulses, and 40,000 liters of pesticide malathion to Afghanistan through this port. चाबहार की सफलता की कहानी जानकारों का ध्यान क्षेत्र के एक और पोर्ट की असफलता की तरफ खींच रही है। पाकिस्तान का अरब सागर के तट पर स्थित ग्वादर पोर्ट घाटे का सौदा साबित हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रमुख केंद्र करार दिए जाने के बावजूद इससे न तो राजस्व हासिल हो रहा है और न ही वाणिज्यिक शिपमेंट गतिविधियों को रफ्तार मिल पाई है। ग्वादर के हालात इस बात से समझे जा सकते हैं कि बीते 8 वर्षों में यहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की आवाजाही न के बराबर हुई है। 2016 और 2022 में तो यहां पूरे साल में केवल 4 समुद्री मालवाहक पोत ही पहुंचे, जिस पोर्ट को 1,37,000 कंटेनर प्रति वर्ष क्षमता के हिसाब से विकसित किया गया था, वहां लगभग कोई भी कार्गो नहीं आता जिससे पाकिस्तान को आमदनी हो। इन हालात के बाद भी चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने इस पोर्ट को 40 साल की लीज पर हासिल किया है। इसको लेकर जानकारों का मानना है कि चीन की असली मंशा कुछ और दिखाई देती है। चाइना का BRI प्रोजेक्ट आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य और सामरिक है। दुनिया में भले ही वो इसे इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि इसका अंतिम उद्देश्य चाइना और विश्व की आर्थिक विकास के लिए है। हकीकत यह है कि चाइना एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के बोझ तले दबाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहाँ की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस वाली पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को हथिया रहा है। इन फैसिलिटीज़ को वो आने वाले समय में सैन्य और सामरिक दृष्टि से इस्तेमाल करने का प्लान रखता है। श्रीलंका की हम्बनतोता पोर्ट और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट इसी श्रृंखला में आती हैं। ग्वादर जैसे सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए चीन पाकिस्तान को ऋण देता है, फिर इनका ठेका भी चीनी कंपनियों को ही मिलता है। इसका सीधा मतलब निर्माण के लिए भुगतान के मामले में पाकिस्तान को दिया गया चीन का ऋण वापस चीन को ही चला जाता है। परियोजना के पूरे होने के बाद बुनियादी ढांचे का परिचालन नियंत्रण भी अक्सर चीनी कंपनी के पास ही रहता है। ग्वादर का 90% राजस्व बंदरगाह का संचालन करने वाली चीनी कंपनी को ही जाता है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को सिर्फ
10% राजस्व ही मिलता है। इतना ही नहीं, इस राजस्व से आर्थिक तौर पर खस्ताहाल पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता, जहां ये स्थित है। इस वजह से इसको लेकर आक्रोश और प्रोजेक्ट में लगे चीनी नागरिकों पर हमले भी होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए प्रोफेसर साहब, ये समझना चाहेंगे कि अब चीन बिल्कुल आमने सामने है भारत के, अगर इस पोर्ट की बात करें तो हम, लेकिन चीन हमारा अभी इस साल ही सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी भी साबित हुआ है। चाहे हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, चाइना अभी नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में शायद चाइना भी इस बात को समझ रहा है कि आप इंडियन इंटरेस्ट को आप बिल्कुल दरकिरार नहीं कर सकते। और जिस तरह से हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की G20 के दौरान, और BRI को हम फेल होते हुए देख रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इंडिया वर्सेज चाइना, अगर हम ट्रेड उसकी बात करें, कॉरिडोर की जिसका जिक्र एम्बेसडर साहब कर रहे थे? देखिए, बड़ा पेचीदा सवाल है। पूरी दुनिया के देश इसी जद्दोजहद में है कि किस तरह से वो अपना संबंध चीन के साथ रखें, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। जैसा आपने बताया, अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हमारा जो है वो पार्टनर बन गया है। और इनफैक्ट 2005 से लेके चीन भारत का पहला या दूसरे नंबर पे वहाँ पे हमारा व्यापारिक साझेदार रहा है। और वैसी ही स्थिति आप जानते हैं कि यूरोप के देशों के साथ है, अमेरिका के देशों के साथ है। और पिछले 2-3 सालों में वो काफ़ी चर्चा में बात आई थी कि सारे कंट्रीज़ जो हैं वो डीकपलिंग करना चाहते थे चाइना से। लेकिन अभी यूरोप ने भी, अमेरिका ने भी वो डीकपलिंग की बात को पीछे छोड़ दिया है। अभी वो डी रिस्किंग की बात कर रहे हैं कि सिर्फ कुछ सेक्टर्स में, चाहे वो मेडिकल सप्लाई की बात हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, या किसी पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन या बड़े सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर्स की बात हो, उनके अंदर तो वो किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी अमेरिका ने भी नए टैरिफ लगाए हैं उनके ऊपर। लेकिन मोटे तौर से जो व्यापार हैं वो उससे कोई पीछे हटना चाहता नहीं है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री, अपने एक्सपोर्ट सभी के, और वही हालत भारत की भी है, क्योंकि हमारी भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो चाइना के साथ उसी तरीके से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे हमारे एक्सपोर्ट में हो। तो वो, और क्योंकि एक हमारे साथ एक पड़ोस में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसके साथ हमको उसी ढंग से देखना होगा, लेकिन बड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा। और जो ये भी बात है कि जो चीन काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है पूरे हमारे इस इलाके में, और पूरे इलाके में नहीं, इनफैक्ट पूरी दुनिया में अगर आप देखें वो कर रहा है, तो उसका एक ये भी कारण है क्योंकि बहुत सारे देशों का चीन जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक वो उनका जो है पार्टनर है, तो उससे उनको फ़ायदा है, वो करते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी कर रहे थे, जैसे पहले भी एम्बेसडर साहब बता रहे थे। अब उसमें ये है कि हमारा, जैसे हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात भी कर रहे हैं, उसके बाद ये जो बात है हमारी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की भी बात है, और भी कई उसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर से जाएं उधर से जाएं। मुझे लगता है कि जैसे वो, जहाँ तक बात है सैंक्शंस की, चाहे वो रूस के ऊपर हो, चाहे वो ईरान के ऊपर हो, भले ही भारत सरकार उसको नहीं माने, क्योंकि हम नहीं मानते हैं, जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि ये यूएन की कोई सैंक्शन नहीं है। लेकिन दिक्कत उसमें ये आती है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उसके अंदर, जिनका एक्सपोजर वेस्ट के अंदर रहता है, वो वहाँ पे निवेश करने में, व्यापार करने में थोड़ी दिक्कत उनको महसूस होती है। वो इसीलिए वो कई बार यूज़ नहीं करना चाहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर को भी, क्योंकि उनको लगता है कि खामखा उस चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। तो वो एक दिक्कत है। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है, चाहे वो ग्वादार पोर्ट हो, चाहे वो चाबार पोर्ट हो, चाहे कोई भी कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, अगर तो इकोनॉमिकली वायबल वो वहाँ पे होगा तो जरूर उसको यूज करेंगे। अगर वो नहीं यूज होगा, अगर किसी और पर्पस के लिए उसको अगर इन्वेस्ट कोई किया जा रहा है, तो वो पर्पस भले ही सॉल्व हो जाए, वो इकोनॉमिकली उसके साथ उसके जुड़ना बहुत मुश्किल है। सर, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। एम्बेसडर साहब, अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, और वक्त की कमी है, थोड़ा सा 1 मिनट में बताएं प्लीज, कितना सेफ होगा, लुकिंग एट द जो लाल सागर की समस्याएं हैं, कितना सेफ होगा इस बंदरगाह का प्रबंधन करना अगले 10 सालों के लिए भारत के लिए, और क्या वाकई इन्वेस्टमेंट आएगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इमीडिएट तो कोई थ्रेट नहीं है, मतलब जैसे हूती लोग वहाँ शिपिंग पे थ्रेट कर रहे हैं, और वो तो वहाँ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हूती का सपोर्ट तो ईरान से आता है, बिल्कुल, और उनके वेपनरी वगैरह भी ईरान से आता है।
तो मुझे लगता है ईरान तो खैर इसमें इंटरेस्टेड है कि उसको सेफ जोन मतलब एक सेफ्टी उनके हाथ में, सिक्योरिटी उनके हाथ में, और एक मल्टी मोडल जो अभी रेलवे लाइन वगैरह बनना बाकी है, जब वो पूरे बन जाएंगे तब तो ये एक वायबल कॉरिडोर बन सकता है। इकोनॉमिक और ट्रेड कॉरिडोर जो हम कह रहे हैं वो एक वायबल बन सकता है। इसीलिए अब आगे देखना है कि क्या होता है। अब अमेरिकन क्या करते हैं कि अमेरिकन ने पहले जो सैंक्शंस कुछ लगाए थे वो प्राइवेट कंपनीज पे लगाए, और जैसे प्रोफेसर सचदेव ने एकदम ठीक कहा कि प्राइवेट कंपनीज जो दोनों तरफ ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उनको फिक्र हो जाता है कि अगर हमारा जो ट्रेड है वेस्ट से ज्यादा है, हम उसको मतलब खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए ईरान से मत करो क्योंकि नहीं तो सैंक्शंस लग जाएंगे, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सैंक्शंस में जैसे रेमिटेंसेस वगैरह ये होती हैं, जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए वो प्राइवेट कंपनीज पे लग सकती है सैंक्शन, बट लगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो जैसे एक प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ ईरान से ही ट्रेड करता है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपस में वो कर लेंगे, रियाल या रुपी उस तरह से कुछ ट्रेडिंग कर लेंगे अगर डॉलर में नहीं करना। ये तो हो चुका है, जैसे हमने तेल खरीदा रशिया से, हमने रुपये में पेमेंट किया क्योंकि उसमें डॉलर का सवाल ही नहीं उठता फिर। तो इस तरह की बातें होती हैं, कई कंट्रीज इसमें भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, युआन में ट्रेडिंग हो रही है। तो इस तरह से डॉलर से लोग हटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिकन जो है वो अगर सैंक्शंस लगाते हैं तो डॉलर बेस्ड सैंक्शन लग जाते हैं, तो इसीलिए लोग हटने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है सर कि उनके जितने पुराने तरीके रहे हैं एक तरह से डेटरेंस के, उसको लेकर के अब जो उनके सामने कदम आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी समझ रहे हैं कि अब शायद उनके हित में नहीं है लंबे समय तक जो उनका दबदबा है एक तरह से उसको बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए प्रोफेसर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप भी स्टूडियो में आपने वक्त निकाला, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये एक भारत की कूटनीति और कारोबार में मील का पत्थर जरूर साबित हुआ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। भारत कई मोर्चे पर अपने ट्रेड बैलेंस को और ज़्यादा फेवरेबल बनाने के लिए काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो घर में हो या फिर घर के बाहर, ये लगातार जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बंदरगाह के लिए, क्योंकि हम ब्लू इकॉनमी और पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और भारत का ये ईरान के साथ समझौता वाकई एक बड़ा मील का पत्थर है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।